नमस्कार। आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि मंदी आई तो क्या होगा। ये आर्टिकल एक अर्थशास्त्री के हैं, तो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। और इस आर्टिकल में हालांकि करंट अफेयर से रिलेटेड है, लेकिन इस आर्टिकल से बहुत कुछ बेसिक सीखा जा सकता है, जिससे हमारी जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो और डीप हो सकती है। तो चलिए समझते हैं कि आर्टिकल क्या कहता है। जो कई विश्लेषक हैं उनका मानना है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी आ सकती है, और इसके पीछे जो कारण है वो डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति है। टैरिफ का मतलब क्या होता है कि कोई भी देश किसी दूसरे देश से जो वस्तुएं मंगाता है यानी आयात करता है, वो उसी देश पर निर्भर करता है कि वो उस पर कितना टैक्स लगाता है। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो 250 रुपए का है, और कोई देश उस पर 5% का इम्पोर्ट टैक्स लगाता है या टैरिफ लगाता है, तो 250 का 5% निकाल लीजिए। तो जितना आएगा उसको हम 250 में ऐड कर देंगे, और कमेंट सेक्शन में बताना कि कितना आता है। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और गहन होगी। इस विषय को समझने के लिए हमें थोड़ा बहुत ट्रंप की दृष्टि को समझना होगा। ट्रंप इससे चिंतित है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का लाभ, यानी कि जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती है, उनका प्रॉफिट तो बढ़ रहा है, और अमेरिका है वो पूरे विश्व से भारी मात्रा में ऋण ले रहा है। यानी कि एक तरफ तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनका प्रॉफिट बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ अमेरिका ऋण लिया लेता जा रहा है, और साथ में जो श्रमिकों का जो वेतन है वो अभी सेम बना हुआ है। यानी कि ट्रम्प की तीन चिंताएं हैं। एक तो क्या है कि उसकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का लाभ बढ़ रहा है, यानी उसके देश में जो कंपनियां काम कर रही हैं उनका लाभ बढ़ रहा है, और दूसरा कि वो भारी मात्रा में ऋण ले रहा है, तो इसका भी एक दबाव है दूसरा। और तीसरा है श्रमिकों का जो वेतन है उसमें डाउनफॉल है, या कम है, या एक जैसा बना हुआ है। तो ये तीन कारण है, और ट्रम्प समझते हैं कि इन तीन कारणों का जो सॉल्यूशन है वो टैरिफ है। हम इसको और गहनता से समझते हैं। 2000 से 2023 के बीच इनका जो अमेरिकी कंपनियों का जो लाभ है वो 500 से कितना हो गया है, 3500 अरब डॉलर हो गया। यानी कि इसमें 7 गुना वृद्धि हुई है। और जबकि अमेरिका द्वारा ऋण लिया गया है 5.6 ट्रिलियन से 33.2 ट्रिलियन डॉलर। इस आंकड़ों को याद नहीं रखना है, ये सिर्फ बताने के लिए है कि कितना लाभ हो रहा है और कितना अमेरिका ऋण ले रहा है। मतलब इसमें भी 6 गुना वृद्धि हुई है। लेकिन जो औसत वेतन है श्रमिकों का उसमें कोई वृद्धि नहीं, वो 335 है, और ये 375 है। और हम इसकी कर सकते हैं कि 375 में से अगर आप 335 अपॉन 335 करोगे और मल्टीप्लाई 100 से करोगे, तो इसका परसेंटेज निकल के आ जाएगा कि कितनी बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, ये काम आप पे सौंपता हूँ। इससे मात्र 12% की वृद्धि हुई है, और ट्रम्प का लक्ष्य है कि अमेरिकी श्रमिकों के वेतन में वृद्धि हो। यानी कि इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, ट्रम्प चाहते हैं कि एक तो जो ये लोन ले रहा है इसमें कमी हो, और दूसरा जो श्रमिक है यानी जो लेबर है उनके वेतन में वृद्धि हो। इसके लिए क्योंकि अगर ये नहीं किया गया और भारी मात्रा में अगर अमेरिका ऋण लेता है, तो उसकी आर्थिक संप्रभुता पर संकट आ सकता है। आर्थिक संप्रभुता क्या होती है कि आर्थिक से संबंधित मुद्दे या मामलों में कोई भी देश किसी अन्य देश का इंटरफेयर या दबाव नहीं चाहता है। लेकिन अगर आप लोन लेते हैं किसी देश से, तो वो अपनी नीतियों को प्रभावित कर सकता है, और इससे आर्थिक संप्रभुता का संकट उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। ट्रम्प क्या करता है कि आयात कर बढ़ा रहा है, यानी टैरिफ बढ़ाने से अमेरिका में आयातित होने वाली वस्तुओं के दाम में वृद्धि होगी। ऑब्वियसली बात है। इसके लिए इन्होंने एक अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है, उसको समझो। जैसे जैसे जो विदेशी कार वर्तमान में $20,000 में बिक रही है, सपोज है, अभी वो कितने में बिक रही है, $20,000 में बिक रही है।
वह आयात कर आरोपित होने के बाद $25,000 में बिकेगी। यानी कि ये मान लो कि जो भी था 20,000 था, और मान लो सपोज डेट कि 5% का आयात कर लगाने के बाद वो 20,000 की होती थी, लेकिन अब आयात कर तो बढ़ जाएगा, और मान लीजिए कि ये 20,000 कितने को हो जाएगा, 25,000 का, $25,000 का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अमेरिका के जो घरेलू जो कंज्यूमर्स है, वो विदेशी कारें नहीं खरीदेंगे, और कारें नहीं खरीदेंगे क्योंकि वो महंगी होंगी। तो कारें नहीं खरीदेंगे तो वो क्या करेंगे, इस कारण अमेरिकी नागरिकों की कुल खपत में गिरावट आएगी, यानी कि वो उनको खरीदेंगे नहीं। तो इससे होगा क्या, क्योंकि 20,000 की जगह वो 25,000 देंगे तो वो हिचकेंगे। तो इससे क्या हो सकता है कि अमेरिकी खपत घटने से मंदी आ सकती है, मतलब अमेरिका में खपत कम हुई तो मंदी आ सकती है। जेपी मॉर्गन बैंक है, उसने 60% आशंका व्यक्त की है। हालांकि मुझे ये आर्टिकल कहता है कि ये समझ से परे है, क्योंकि एक बात तो है कि अगर आयातित कार महंगी हो जाएंगी ना, 20 से 25,000 की हो जाएगी, लेकिन अमेरिका में जो उत्पादित कार है वो तो सस्ती हो जाएंगी ना, तुलना में, कि भाई 20,000 की है और वो 25,000 की हो गई है तो वो कम हो जाएगी। जैसे इसका भी एक उदाहरण है, अमेरिका कार का उत्पादन बढ़ेगा, होगा क्या कि बाहर से तो कारें आ ही नहीं रही है। ये इंपॉर्टेंट एक बेसिक समझने के लिए कि भाई बाहर से आयातित वस्तुएं नहीं आ रही हैं, लेकिन इससे क्या होगा, घरेलू उत्पादन यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा। डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ने से क्या अर्थ है कि वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों के वेतन में वृद्धि होगी, और साथ में अमेरिका को ही मुनाफा होगा। क्योंकि अमेरिका को क्यों मुनाफा होगा, क्योंकि अमेरिका की जो कंपनियां उनको मुनाफा होगा, साथ में जो एक्साइज ड्यूटी से जो दाम मिलेगा अमेरिका को, वो भी एक सपोर्टेबल है, जिसकी वजह से अमेरिका पे ऋण का भार कम होगा। तो ये बेसिक है, आप इन एग्जांपल्स को लिख सकते हैं। मान लीजिए कि $20,000 की अमेरिकी कार के उत्पादन में $1,000 पार्ट है ना भारत से बन करके आता है। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि कोई 20,000 की कोई कार है, ठीक है, इस कार में $1,000 का जो पार्ट्स है ना किसी भी कार के, जो कल पुर्जे हैं, वो बाहर से बन करके आ रहे हैं, राइट। अब मान लो कि टैरिफ लग जाएगा ना, तो ये 1,000 ही अब कितने को हो जाएगा, $1,300 को हो जाएगा। सपोज डेट, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। तो 1,000 की कोई चीज है, अब वो $1,300 की हो जाएगी, क्योंकि उसका टैरिफ टैरिफ भी तो काउंट होगा ना। टैरिफ काउंट होने की वजह से ये चीज कितने की हो जाएगी, $1,300 की हो जाएगी। तो वो अमेरिका में जो उत्पादन कार है, वो 20,000 में से हम 300 और जोड़ देंगे, तो वो कार कितने की हो जाएगी अमेरिका में, 20,300 की हो जाएगी। तो अमेरिका का जो कंज्यूमर है वो तो ये खरीदेगा ना, वो 25,000 वाली क्यों खरीदेगा, जो 25,000 वाली जो आयातित कार है वो क्यों खरीदेगा, तो वो तो 20,000 वाली खरीदेगा। तो अमेरिका में उत्पादन बढ़ेगा, अमेरिका को इससे प्रॉफिट होगा। ट्रम्प द्वारा आयात कर बढ़ाने के कारण ये पार्ट $1,300 में, देखो अब इसको इन्होंने आर्टिकल में ये बात कह भी दी है, और हम इसको समझ भी लेते हैं कि ये बात कैसे कह रहे हैं। तो कितने को हो जाएगा, यानी कि अब वही चीज कितने रुपए की हो जाएगी, वो $1,300 में आयातित होगा। अमेरिका कार का विक्रय कितना आ जाएगा, 20,000 से बढ़ करके कितना हो जाएगा, $20,300 हो जाएगा। तुलना में आयातित कर $25,000 की आयातित होगी। इसलिए पार्ट्स पर बढ़े हुए आयात कर को अदा करना अमेरिकी उद्यमियों के लिए लाभप्रद होगा, क्योंकि भाई तुम 20,300 की अब गाड़ी का विक्रय है, तो ये तो अमेरिकी उद्यमियों को लाभ होगा ना, क्योंकि उन्हीं का उत्पादन बढ़ेगा 25,000 की तुलना में। तो इसके अतिरिक्त अमेरिकी सरकार को $300 की आय होगी, जिससे इनका वित्तीय घाटा कम होगा। वित्तीय घाटा कम होगा मतलब फाइनेंशियली डेफिशिएट कम होगा, यानी कि वित्तीय घाटे के कहने का मतलब है कि आप कम रहे हो, खर्च ज्यादा कर रहे हो, या आपके पास इनकम नहीं है। तो अब तो इनकम होने लगेगी क्योंकि उत्पादन बढ़ रहा है, और इससे अमेरिका का ऋण भी कम होगा, यानी कि उसकी आर्थिक संप्रभुता पर संकट होने से बच जाएगा। आगे देखते हैं। हालांकि दूसरा संकट ये है, यदि दूसरे देशों ने जो भी आयात कर में वृद्धि की तो अमेरिकी निर्यात प्रभावित होंगे। यानी कि मान लो कि भारत और अमेरिका है, अब जितना रेसिप्रोकल मतलब कि इंडिया भी उतना ही टैक्स लगा रहा है, तो अमेरिका से निर्यात करना थोड़ा प्रभावित होगा, जिससे वहां के उद्यमों को नुकसान पहुंचेगा। निश्चित ही कुछ क्षेत्रों में ऐसा होगा, लेकिन ये नुकसान न्यून होगा, यानी बहुत कम होगा। हर देश के उद्यमी दूसरे बाजार की खोज करेंगे। जैसे अमेरिका में जो टोयोटा है का ट्रक महंगा पड़ने के कारण अमेरिकी निर्यात ट्रक का उत्पादन बढ़ाएंगे। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, इनका कहने का मतलब है कि अगर दूसरा देश भी जवाबी कर बढ़ाता है, जैसे मान लो कि ये जापान है,
जापान की कोई भी कंपनी है टोयोटा, है ना, अब यहाँ से अमेरिका है ना चीजें नहीं मंगवाएगा, ठीक है, तो नहीं बनाएगा तो क्या होगा कि अमेरिका खुद बनाएगा। और जब जापान का टोयोटा ट्रक है अगर कहीं अमेरिका में नहीं बिक रहा है तो ये कोई दूसरे बाजार को देखेगा, यूरोप को देखेगा या लैटिन अमेरिका को देखेगा या अफ्रीका को देखेगा, इन देशों को देखेगा और दूसरे और कोई ना कोई दूसरा विकल्प ढूंढेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये एक इम्पोर्टेंट पोर्शन है समझने के लिए कि हम कैसे कर सकते हैं। अमेरिका में उत्पादन बढ़ने से वहां की श्रम की मांग बढ़ेगी, और अगर लेबर की डिमांड बढ़ती है तो ऑब्वियसली बात है कि उनका जो वेतन है वो भी बढ़ेगा और इससे एक सकारात्मक प्रभाव होगा। इसी प्रकार भारत में अमेरिका से आयातित होने वाले माल के स्थान पर घरेलू उत्पादन बढ़ेगा, क्योंकि वो जो चीज अमेरिका में जितनी ज्यादा महंगी है, और आयातित टैक्स यानी कि रेसिप्रोकल टैक्स लगाने से हमारे भी अमेरिका की जो वस्तुएं हैं वो महंगी हो जाएंगी। तो क्या होगा, जैसे अमेरिका से आयातित होने वाली बिजली के उपकरणों के स्थान पर बिजली के घरेलू उपकरणों का उपयोग बढ़ेगा। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि भाई हम अमेरिका से तो उपकरण नहीं मंगा रहे हैं, तो हम खुद ही बनाएंगे। इससे क्या होगा कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा, और इस फूटापटक में कुछ समय तक बाजार में मंदी आएगी, लेकिन दीर्घकाल में प्रभाव सकारात्मक होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि भाई खुद घरेलू प्रोडक्शन बढ़ रहा है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ रहा है, और हम दूसरे देशों का विकल्प ढूंढ रहे हैं। तो एक दूसरा जो वर्ल्ड है उसमें हमें एक मौका मिलेगा बाजार ढूंढने के लिए। मूल बात यह कि टैरिफ बढ़ाने से अमेरिकी अर्थव्यवस्था में उत्पादन करना अधिक लाभप्रद हो जाएगा, और घरेलू उत्पादन बढ़ने से वहां पर श्रमिकों की मांग बढ़ेगी और श्रमिकों का वेतन भी बढ़ जाएगा। ये देखो इंपॉर्टेंट बात है कि पहली बात तो क्या होगा कि अगर किसी भी देश में डोमेस्टिक क्या डोमेस्टिक अगर वहां पे डोमेस्टिक प्रोडक्शन यानी कि घरेलू उत्पादन बढ़ता है तो इसका फायदा कई तरह से होता है। पहला फायदा क्या होगा कि वहां पे जो लेबर है उसकी डिमांड बढ़ेगी, लेबर की डिमांड बढ़ेगी तो उनकी इनकम भी बढ़ेगी। और दूसरी बात क्या होगा कि सरकार को एक्साइज ड्यूटी मिलेगी, और आयात कर की वसूली भी बढ़ेगी, और एक वसूली भी बढ़ेगी। तो ये सब मिलेगा तो इससे क्या होगा, और वहाँ की इससे लोन कम होगा, तो अमेरिका को एक फायदा होगा। ठीक है, ये सब चीजें कह रहे हैं, और वहाँ की जो कंपनियां उनको भी फायदा, क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़। अब आगे देखते हैं और कुछ समझता है, और तुम भी इनको साथ साथ पढ़ते रहना ताकि तुम्हारा भी इंटरेस्ट बना रहे। टैरिफ नीति का दूसरे देशों पर अल्प समय में नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, लेकिन कुछ समय के लिए। जैसे भारत में $1000 मूल्य के कल पुर्जे बेचने वाले उद्यमों के निर्यात प्रभावित होंगे, कि यहाँ से जो कल पुर्जे उद्यमी बनाते थे अमेरिका के लिए तो वो प्रभावित होगा। लेकिन क्यों? लेकिन भारत में उत्पादन के स्तर पर तत्काल कुछ गिरावट आएगी, क्योंकि वहां पे डिमांड है नहीं तो यहाँ पे उत्पादन होगा नहीं। लेकिन ये अल्प समय के लिए होगा, क्योंकि भारतीय कंपनियों के मुनाफे पर दबाव बढ़ेगा। इसी प्रकार दूसरे देशों में उत्पादन घटने से संपूर्ण विश्व में मंदी आ सकती है। ये मंदी कितने समय तक होगी ये इस बात पर निर्भर करेगा कि दूसरे ग्राहक कितने समय में उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे मान लो कि पूरा हमारा वर्ल्ड है ना, वहां पे उत्पादन बढ़ रहा है लेकिन उसकी डिमांड नहीं है, तो क्या होगा? डिमांड नहीं होगा तो क्या होगा? रिसेशन आएगा, क्योंकि भाई तुम लोग डिमांड ही नहीं कर रहे हैं और सप्लाई आप पूरी कर रहे हैं, और, आप सप्लाई पूरी कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? उपलब्ध हो जाते हैं। तो जैसे कार के पार्ट्स को बनाने के लिए भारतीय उद्यम के लिए संभव होगा कि यूरोप और दक्षिण अमेरिका में उत्पादित होने वाली कार के लिए पार्ट्स बनाकर निर्यात करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो अमेरिका है, जो भारत है, वो दूसरे देशों का विकल्प खोजेंगे। तो कुछ समय के लिए रिसेशन आएगा, लेकिन लंबे समय तक नहीं आएगा। जो वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था में हमें दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला तो क्या होगा, अमेरिका है, और दूसरा क्या है कि जो दूसरा अमेरिका है उसकी पूरी हिस्सेदारी अर्थव्यवस्था में 26% है, जबकि उसका जो अलग है वो 76% है, यानी कि 74% है। तो 74% वाले देशों में अब आपसी व्यापार बढ़ेगा, बिल्कुल वैसे जैसे जमींदारी समाप्त होने पर किसानों ने दूसरे बाजार शीघ्र ही पकड़ लिए थे। यानी कि ओबियसली बात है कि अमेरिका अगर आपकी वस्तु का डिमांड नहीं कर रहा तो आप कहीं और जाएंगे, इससे क्या होगा कि आपकी वस्तुएं बिकेंगी। इसी तरह से इन्होंने उदाहरण लिया है कि जो जमींदार थे उन्होंने भी, जब जमींदारी प्रथा खत्म हुई तो इन्होंने क्या किया, दूसरे बाजार पकड़ लिए। तो इस प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है, लेकिन मंदी लंबे समय तक नहीं होगी।
भारत की जो स्थिति है इस संकट में थोड़ी सुदृढ़ है, क्योंकि बात यह है कि हम जितना निर्यात करते हैं ना वो टू पॉइंट तो हम जो निर्यात करते हैं ना हम जो निर्यात करते हैं उससे हमारी कमाई 2.1% है, यानी कि आय का जो स्रोत है उस निर्यात से 2.1% है। ये संपूर्ण निर्यात बंद हो जाए तो भी भारत है ना 2.1% का बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा भारत पर। इस क्योंकि इससे कुछ माल हम दूसरे देशों को भी निर्यात कर सकेंगे, यानी कि जो माल हम अमेरिका को भेजते थे वो दूसरे देशों को भी निर्यात कर सकते हैं। जैसे मान लो कि दूध का बिकना कम हो जाए तो किसान खोया बनाकर दूसरा बाजार पकड़ लेता है, यानी कि उस खोया का और उपयोग हो सकता है। इसी तरह से अमेरिका से अगर हमारा आयात या निर्यात नहीं होता है तो हम दूसरे देशों को का विकल्प खोज सकते हैं। हालांकि अमेरिकी बाजार को छोड़ने में कठिनाई होगी, हमें अमेरिका केंद्रित विश्व को पीछे छोड़कर बहु केंद्रीय विश्व की ओर बढ़ना चाहिए, यानी कि अमेरिका केंद्रित जो एक वर्ल्ड है उसको छोड़ करके हमें एक पूरे वर्ल्ड में विकल्प खोजने चाहिए। टैरिफ मामले का सार यही कि ट्रंप द्वारा टैरिफ बढ़ाना अमेरिकी नागरिकों के लिए लाभप्रद हो सकता है, क्योंकि उनका मुनाफा होगा, उनका श्रमिकों का वेतन बढ़ेगा और ऑब्वियसली बात है कि वहाँ का बाहर जो उद्यमी है उनको भी फायदा होगा, और जो अमेरिका सरकार है उसका लोन भी कम होगा, इससे उसकी आर्थिक संप्रभुता पर संकट भी कम होगा। जो शेष विश्व के लिए अल्प समय के लिए हानिकारक है, लेकिन तो दीर्घ काल में नए विश्व निर्माण में मददगार होगा। तो ये सब इस आर्टिकल में कहा गया है और मैंने समझाने की कोशिश की है। तो इसमें क्या कहा गया है, इस आर्टिकल का क्रक्स क्या है कि जो आयात निर्यात है, जो आयात और जो निर्यात है वो अगर कोई देश बंद कर देता है टैरिफ बढ़ा करके तो उसके क्या उपाय हो सकते हैं, और टैरिफ बढ़ाने से किसी देश को क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्या क्या विकल्प हो सकता है, ये इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इस टॉपिक की। तो कुल मिलाकर एक बार दोबारा समअप कर देता हूँ, इस आर्टिकल का जो क्रक्स है ना वो ये कहता है कि अगर कोई देश के लिए आयात निर्यात के विकल्प किसी देश के लिए सीमित हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, पूरी तरह बंद हो जाते हैं, तो उसके लिए अन्य विकल्प खुलते हैं जो उस देश के नागरिकों के लिए और उस देश की सरकार के लिए भी फायदेमंद होता है और अपने आप को एक वाइड स्प्रेड कर सकता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।